नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो इस कॉमिक्स को चलिए शुरू करते हैं। इस कॉमिक्स का नाम है मैं नहीं सुधरूंगा। ये बाकेलाल की कॉमिक्स है, देख सकते हैं आप। ये इसका मेन पृष्ठ है, मैं नहीं सुधरूंगा, देख सकते हैं। एक सुबह, महाराज, ये देखिए मैं किसे लेकर आया हूँ। महाराज की जय हो। मेरा नाम एवई है, समझता ही नहीं। आइले महाराज, एवई तो हम होते हैं। भला ये क्या नाम हुआ सेनापति? ही ही ही। ये एवई है या कुछ करता भी है? ही ही ही। एवई, मुझे तो ये सेवई लगता है। एवई का मतलब ऐसे ही होता है। इसने तो वो काम किया है महाराज कि मुझे इनाम मिलना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब है महाराज कि मुझे इसे आप तक पहुंचाने का पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि इसने एक क्रांतिकारी चीज का आविष्कार किया है। इसी बात पर बोलो मक्कारी जिंदाबाद। हे 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 हे। जरा हम भी तो सुने कि इसने कौन सा क्रांतिकारी आविष्कार किया है सेनापति। हे 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 हे। आप ही करना बंद करेंगे तो मैं कुछ अर्ज करूं। हाँ तो महाराज, मुझे आपके आविष्कार के प्रदर्शन के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत है, समझता ही नहीं। 2 व्यक्ति? ओह, 2 व्यक्तियों के रूप में सेनापति ने सुझाया विक्रम सिंह और स्वर्णलता का नाम, मगर मेरे स्थान पर बाकेलाल ठीक रहेगा। जी हाँ महाराज, मैं तो वर्षों से यही कह रहा हूँ। चलिए उतरिए सिंहासन से नीचे। हे। किंतु महाराज, बिना ये जाने कि एवई किस वस्तु का प्रदर्शन करने वाला है, हमारा उसके काम के लिए तैयार होना उचित नहीं है। ठीक है, पहले मैं उस आविष्कार के विषय में बताता हूँ, समझता ही नहीं। महाराज, ये है दूर श्रव्य यंत्र यानी तेरीफू। ओह तेरीफू, मगर ये दूर से क्या सुनता है एवई? वही बताने के लिए मुझे 2 व्यक्तियों की जरूरत है महाराज, समझता ही नहीं। बाकेलाल, ये लो तेरीफू का एक सिरा और किसी दूसरे कक्ष में चले जाओ। तब स्वर्णलता, मेरा मतलब महारानी जी, तेरी फू की दूसरे सिरे से आपसे बात करेगी। मगर ध्यान रहे बाकेलाल, तुम्हें जब महारानी जी की बात सुननी हो तो इसके सिर को, जिसे टोपा कहते हैं, अपने कान पर लगा लेना और जब अपनी बात कहनी हो तो इसे मुंह से लगा लेना। महारानी जी, आपको भी ऐसा ही करना है, समझता ही नहीं। मैं दूसरे कक्ष में जाता हूँ। क्या सचमुच इसमें से मुझे बाकेलाल की आवाज सुनाई देगी? बाकेलाल, कुछ बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे भी कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। महारानी, कुछ बोलो। ओह, लगता है उधर से महारानी जी बोल रही हैं। मैं टोपे को कान से लगाता हूँ। ओह, लगता है बाकेलाल उधर से बोल रहा है। मैं टोपे को कान से लगाता हूँ। महारानी जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, जरा ऊंचा बोलिए। बाकेलाल, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे कान टोपे में तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं, जरा ऊंचा बोलो। बाकेलाल, कैसे हो? ही। अच्छा हूँ महारानी जी। अब आई, वाह, अब आई आवाज़। आप कैसी हैं महारानी जी? ही। भली चंगी। ही। बाकेलाल, तुम बहुत अच्छे हो। महारानी जी, होली पर आप बहुत सुंदर दिख रही थी। और मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बाकेलाल? बाकेलाल से बात करने में कितना मजा आ रहा था। गुर्र, ये तो मोटे की आवाज है। मगर महाराज, ये सारी बातें हम सब भी सुन रहे हैं, तेरी फूं की क्या जरूरत है? इसमें गलती मेरी यंत्र की नहीं है, मैं अभी सब ठीक करता हूँ, समझता ही नहीं। महाराज, आप ऐसे ही पकड़ कर रखना, मैं बाकेलाल को टोपा ठीक से पकड़ा कर आता हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना। इसी बात पर बोलो एवई, बोलो टोपे की जय। और तब वापस लौटा एवई। महाराज, अब आप सबसे पहले तेरी फूं की फूं बोलिए, तब उधर से बाकेलाल मेरी फूं की फूं बोलेगा, तब आपकी बात सुनेगा, फिर आपकी बात का जवाब देगा। बाकेलाल, तेरी फूं की फूं, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? मुच्छर, तेरी आवाज़ सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं।
मुझे डर है कि कहीं मवाद भी बहने ना लगे। जी हाँ महाराज, मेरी फूक की फूक। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भैंसा डकार रहा है। तेरी फूक पर आपकी आवाज़ कितनी मधुर सुनाई पड़ती है। पिताश्री पिताश्री, मुझे भी तेरी फू चाहिए। मैं भी बाकेलाल चाचा से बात करूंगा। अच्छा है, तो फिर लो अपने भतीजे से बात करो। और बाकेलाल चाचा, मेरी माताश्री की तारीफ करने के बहाने उन पर डोरे डालने की कोशिश की तो चोटी काटकर फेंक दूंगा। गुर्र। आए। इस प्रकार प्रदर्शन समाप्त हुआ। कहिए महाराज, कैसा लगा मेरा आविष्कार? समझता ही नहीं। वाह, ये तो कमाल का यंत्र है। जी हाँ महाराज, हम आपके कक्ष में बैठे बिठाए बाकेलाल से बातें कर सकते हैं। क्यों बाकेलाल? जी हाँ महारानी जी। यही नहीं महाराज, आप चाहे तो अपने कक्ष से महल के मुख्य प्रवेश द्वार के द्वारपाल तक से बातें कर सकते हैं, मगर उसके लिए पहले मुझे तेरी फू का जाल महल में फैलाना होगा। और मैं गुप्त टोपे जोड़कर बीच बीच में मुटल्ले को गालियां भी बक सकता हूँ। तो फिर देर कैसी, जल्दी से जाल फैला दो। बाकेलाल, ये काम तुम अपनी देखरेख में करवाओ, जैसा आप उचित समझे महारानी जी। लेकिन इसमें एक समस्या है। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई हमसे या हम किसी से बात करना चाहते हैं? इसी बात पर मर्जी हो तो बोलो एवई जिंदाबाद। उसका भी हल मैं सोच चुका हूँ महाराज। बात करने से पहले जब आप तेरी फू की तार का पकड़कर झटके से छोड़ेंगे तो दूसरी ओर एक टंकार की ध्वनि होगी, जिसका मतलब कि कोई तेरी फू पर बात करना चाहता है। तब प्रबंध मंत्री, एवई को जिस चीज की जरूरत हो उसका प्रबंध करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है महाराज, एक हाथी तो निकल ही आएगा। हाथी निकलने का तुम्हारा क्या अर्थ है प्रबंध मंत्री? आप नहीं समझेंगे महाराज, अंदर की बात है। अबे ओए, सोच समझ कर बोला कर। अगर महाराज ये ताड़ जाते कि मैं प्रत्येक प्रबंध में मुद्राओं का हेर फेर करता हूँ तो लेने के देने पड़ जाएंगे, शैतान कहीं का। पर ये भाई, एक यंत्र बाकेलाल के कक्ष में जरूर लगाना। अवश्य महारानी जी। आजकल महारानी जी की कृपा मुझ पर बहुत बढ़ती जा रही है। आखिर चक्कर क्या है? मगर पिताश्री, बाकेलाल चाचा के कक्ष में तेरी फू की क्या जरूरत है? उनका महल तो दूसरी जगह पर बन रहा है। राजकुमार पुत्र, जब महल बन जाएगा तो हम तेरी फू की तार को वहां तक खिंचवा देंगे। हाँ पुत्र, क्योंकि तुम्हारे बाकेलाल चाचा को देख, मेरा मतलब सुने बिना तो मेरा मतलब ये वो मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा मतलब मदाश्री। इसी बात पर बोलो विशालगढ़ के चिड़ियाघर की जय। इसी प्रकार महल में फैलाना शुरू हो गया तेरी फू और उसके टोपों का जाल। ए भाई, एक टोपा इधर राहदारी में भी लगा दो। जो आदेश बाकेलाल जी। कभी कभी यहाँ से गुजरता हुआ मुच्छर को मनुष्य या मोनूस को मुच्छर कह दिया करूँगा। इधर महल के उस कक्ष में उस वक्त मूर्ति जोर से दबा। आज क्या शाही पकवान पेट भरकर नहीं खाया क्या? खाया क्यों नहीं भैया चित्र, बल्कि हमेशा की तरह बचे हुए पकवान बिल्लियों को भी खिलाए। कोई मजाक है क्या? देखो उन कबख्तों को, जब से शाही पकवान मिलने शुरू हुए हैं कबख्त यहाँ से और भी कहीं जाती भी नहीं। एक केला मेरे लिए भी छिल दियो। क्योंकि उसके बाद तुम्हें मेरी टांग दबानी है। मैं भी आऊं। और तभी ओह, बिल्लियाँ भाग रही है। अब बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ भी आ रही है। कोई मजाक है क्या? भैया चित्र, कुर्सी लेकर जल्दी से शुरू हो जाओ और तुम भी मूर्ति बनाने के काम में जुट जाओ। प्रवेश किया विक्रम सिंह ने। अरे, इन दोनों ने तो हमारी तरफ देखा तक नहीं। मूर्तिकार, चित्रकार, तुम दोनों का कार्य कैसे चल रहा है? अरे महाराज, आप कब आए? कोई मजाक है क्या? अभी कुछ ही क्षण पूर्व। क्षमा करें महाराज, दरअसल हम दोनों काम में इतना डूबे हुए थे कि आपके आगमन का पता ही नहीं चला।
ओह, मगर ये क्या चित्रकार, तुम तो किसी बिल्ली का चित्र बना रहे हो। क्या? मगर मेरी कल्पना कल्पना में तो कुत्ता था। महाराज, आपके महल में इतनी बिल्लियां हैं कि आपका चित्र बनाते बनाते मेरे हाथ बिल्ली का चित्र बनाने लगते हैं। वो देखिए, म्याऊं। और मूर्तिकार, तुम ये क्या कर रहे हो? कोई मजाक है क्या? आपकी आंखों में धूल झोंक रहा हूं महाराज। मूर्तिकार, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? हमें बकवास बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, समझे? गुर्र। कोई मजाक है क्या? महाराज, मैं कोई झूठ बोलिया? मैं कोई कुफर तोलिया? ये देखिए, आपकी आंखें बिल्कुल तैयार है, और इन्हें अधिक चमकदार बनाने के लिए मैं इन पर स्वर्ण धूल झोंक छिड़क रहा था। ओह, तो ये बात है, जरा देखूं। वाह, ये तो ऐसे चमक रही है जैसे बिल्ली की आंखें रात में चमकती है। तुम तो कमाल के फनकार हो मूर्तिकार। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, ये मरी हुई बिल्ली की आंखें हैं। मेरा मतलब, आज आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज। कोई मजाक है क्या? हम यही देखने आए थे कि हमारी मूर्ति और चित्र कहाँ तक बने हैं। मगर तुम्हारे काम की गति देखकर लगता है कि इन्हें बनाने में तो काफी समय लगेगा, जबकि तुम तो कह रहे थे कि काम कुछ घंटों का है। महाराज, काम तो सचमुच कुछ घंटों का है, मगर कितने घंटों का महाराज? यही कोई 1.5-2 लाख घंटों का। आप निश्चिंत रहिए महाराज, कोई मजाक है क्या? आपकी मृत्यु से पूर्व हमारा काम 100% खत्म हो चुका होगा। इधर बाकीलाल की रातों की नींद उड़ी हुई थी। बेटा बाकीलाल, आज महारानी जी की नीयत तुझ पर खराब है। उसकी जुबान पर रहता है हरदम तेरा ही नाम। पता नहीं तुम्हारे लोग मुझे छाती पर बिछकर क्यों सोते हैं। गुड। तो फिर क्यों ना इस अति सुंदर स्थिति का लाभ उठाकर विशालगढ़ का राजा बनने की कोई तरकीब भिड़ाई जाए। अबे छोड़ गुर्र। याहो, वो मारा पापड़ वाले को। क्यों ना धीरे धीरे महारानी जी पर डोरे डालना शुरू कर दूं। फिर इधर मैं मारूंगा मच्छर को और इधर करूंगा महारानी जी से शादी। इस प्रकार से बैठे बिठाए ही बन जाऊंगा विशालगढ़ का राजा। मगर उसके लिए मुझे मुच्छर मनुष्य को भी स्वर्णलता की नजरों में गिराते रहने के काम करते रहने पड़ेंगे। चलो, इसी बात पर तेरी फूफा पर मैं महारानी जी से बात करता हूँ। अब आएगा मजा। तेरी फू की फू। महारानी जी, मोटा घर में है? मेरी फू की फू नहीं, मैं छोटा बोल रहा हूँ। मगर बदतमीज, तुम कौन हो? अरे बाप रे, मैं सेनापति बोल रहा हूँ। तेरी फू पर हुई जोरदार टंकार। कोई बात करना चाहता है मुझसे? कहीं महारानी जी तो नहीं? सिकड़ी घर पर है? हे। नहीं, वो सोया हुआ है। और तुम कौन हो? मैं बाकीलाल चाचा बोल रहा हूँ। बेटा, तुझे भी समझ लूंगा एक दिन। कुछ ही क्षणों बाद तेरी फू पर गुंजी स्वर्णलता की आवाज। मैं स्वर्णलता बोल रहे हूँ। शैतान राजकुमार अब अपने कक्ष में जा चुका है, मगर तुमने मुझे इतनी रात को तेरी फू पर क्यों जगाया देवदूत? बेचारा बाकीलाल क्या जानता था कि स्वर्णलता गहरी नींद में स्वप्न में बोल रही है। आए देवदूत, इसका मतलब चिड़िया फंस रही है। मेरी फू की फू। महारानी जी, पहले ये बताइए कि मेरा मतलब महाराज कहाँ है? तकिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाया, काहे को तकिया बनाया। वो तो घोड़े बेचकर सो रहा है, मेरा मतलब सो रहे हैं। तुम कुछ करते क्यों नहीं देवदूत? पास क्यों नहीं आते? ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? मैं भला इस प्रकार खुल्लम खुल्ला आपके पास कैसे आ सकता हूँ? उसके लिए समय की प्रतीक्षा करें। अच्छा, अब रात बहुत हो चुकी है, शेष बातें फिर कभी करेंगे। शुभ रात्रि। याहो, वो मारा पापड़ वाले को। शुक्र है भगवान ने मुझे रूई का बनाया, वरना रोज मेरी हड्डियां टूटती। अगले दिन भरे राज दरबार में एवई का नागरिक अभिनंदन किया गया।
श्रीमान एवई के कारण हमारे कई संदेश वाहक पर होने वाले खर्चा अब बचेगा, क्योंकि उन्हें दूसरे जरूरी कार्य पर लगाया जाएगा। तालिया। श्रीमान एवई का कारण हुई इस सुविधा को देखते हुए महाराज ने तोहफे में संदूक भरकर स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की है। तालिया। इस संदूक में भी मेरी 25 गाय भी निकल आई। हे। यह सारी मुद्राएं अब आपकी हुई श्रीमान। किसी को क्या पता, बाहर से 2.5 हाथ गहरा दिखने वाला संदूक दरअसल अंदर से 1 हाथ गहरा है। इसी बात पर जोर से बोलो, हेरा फेरी जिंदाबाद। गस आने लगा एवई को, और इतनी सी मुद्राएं देखकर ही इसे गस आ गया। अरे इसे क्या हुआ? राजवैद्य को बुलाओ। राजवैद्य तो अपने पढ़ाई पूरी करके झुमरी तलैया गए हुए हैं, और थोड़ी बहुत वैद्यों वाली कारीगरी तो मैं भी जानता हूँ। अक्सर मेरे पेट और सिर में दर्द हो जाता है। अरे ये तो मर गया। खजाना हम गरीबों में बंटवा दीजिए महाराज। क्या? इतने से खजाने को देखकर इसके हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। कहीं मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं होगा जब विशालगढ़ का राज खजाना मेरा हो जाएगा। मगर शुक्र है कि मेरा हृदय विशालगढ़ की तरह विशाल है। बेचारा एवई खामखा मतलब एवई मारा गया। हम उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ क्षणों का मौन रखते हैं। आज हम यह प्रण करते हैं कि भविष्य में कभी किसी को 1 नहीं 4 संदूक पुरस्कार दिया करेंगे। और नगर के बीच में एवई का स्मारक भी बनवाने की घोषणा हम करते हैं। शांति का दान देंगे, शांति का दान देंगे। बोलो महल में काम करने वाली दासी शांति की जय। बिना आवाज वाली। तत्पश्चात पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया, और तब अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने का कार्य सौंपा गया राज दरबार के सबसे सम्मानित व्यक्ति बांकेलाल को। बोले एवई जिंदाबाद। जब तक तेरी फू रहेगा एवई तेरा नाम रहेगा। बांकेलाल आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं गिराऊंगा। भगवान इस बेचारे की आत्मा को शांति दे। गंगा किनारे अंतिम यात्रा सफल हो। जिंदगी में कुछ सत्य है तो वो है मृत्यु। कहीं विशालगढ़ का राजा बनने से पहले मुझे मौत न आ जाए। अब एक आध बार जरूर गिराऊंगा। आजाद जो ठहरी। ठहर जा मूर्ख। ये घोड़े को मूर्ख क्यों कह रहा है? हाँ मैं तुझे मूर्ख कह रहा हूँ बेवकूफ। अबे उल्लू वो तुझे कह रहा है। मैं ऋषि क्रोधम हूँ। मैंने कई प्रकार के भगवानों से कई प्रकार के वर प्राप्त किए हैं, मगर हर बार जब भी मैंने क्रोध किया मेरी तपस्या का फल निरर्थक चला गया। इस बार मैंने तय किया है किसी भी सूरत में क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने 7.5 दिन जल में रहकर मछली की तरह जल विचरण करने का वर जल देवता से प्राप्त किया है। मगर ये वर तभी फल देगा जब मैं सूर्य को नमस्कार कर लूंगा। मगर ये अस्थि कलश जब तक यहाँ अटका रहेगा मैं अपने ठीक पीछे स्थित सूर्य को नमस्कार नहीं कर पाऊंगा। मैं इस अपवित्र वस्तु को सूर्य नमस्कार से पूर्व छू नहीं सकता। जल्दी से इसे मेरे स्थान से हटा दो। परंतु ऋषिवर, अगर आप अपनी मुंडी को पानी में सरका ले तो यह अस्थि कलश तैरकर ऊपर से निकल जाएगा। सूर्य नमस्कार से पूर्व अगर मैंने ऐसा किया तो मैं डूब जाऊंगा। इसे तुम ही हटा सकते हो। मगर मुझे पानी से भय लगता है, इसलिए मैं स्नान भी केवल होली पर करता हूँ। चाहे तो घोड़े से पूछ लो। हिन हिन। ओह, यह सुनते ही मेरे पीठ पर खुजली होने लगी। देख, ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि तुझे पता है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। मगर ध्यान रख, अगर मुझे क्रोध आ गया तो फिर तू सांप से नहीं बचेगा। सांप के भय से बांकेलाल तुरंत जल में उतर गया। लेकिन आपने तपस्या सूर्य की ओर मुंह करके क्यों नहीं की? मूर्ख अज्ञानी, जब मैंने तपस्या शुरू की थी तो सूरज पूरब से उदय हो रहा था, और अब वो मेरी पीठ की ओर यानी पश्चिम से अस्त हो रहा है। बांकेलाल ने अस्थि कलश हटा दिया, लेकिन जैसे ही ऋषि क्रुदम सूर्य को नमस्कार करने के लिए पश्चिम की ओर घूमा। अरे ये क्या, तुमने मेरी धोती क्यों खोल दी? क्योंकि मुझे मूर्ख यो अज्ञानी कहने वाले को बांकेलाल ऐसे ही सजा देता है।
अब आएगा मजा जब ये ऋषि पानी में ही अकड़कर मर जाएगा। और फिर ये ऋषि जब क्रोधित ही नहीं होगा तो सांप के खाक देगा। मैंने कहाँ खोला? ये मेरे हाथ में अटक गई है। ये मेरे हाथ में अटक गई थी। वस्त्रहीन अवस्था में मैं सूर्य को नमस्कार भी नहीं कर सकता। और सूर्यास्त भी हो गया। भाग में गई। ही। अरे मूर्ख और अज्ञानी और कपटी और नालायक और पाजी और गधे और बदमाश और लुच्चे और लफंगे और शैतान और दुष्ट। ओह, इसे तो क्रोध आ गया। भागो वरना ये सांप दे देगा। कुर्र, भाग कर कहाँ जाता है? सांप तो लेता जा दुष्ट बाकीलाल। मैंने तेरे कुत्सित विचार पढ़ लिए हैं। तूने जानबूझकर मेरा धोती खोली है। जा, अब तो मेरी तरह सबको वस्त्रहीन दिखाई पड़ेगा। चल बादशाह, इससे पहले कि वो ऋषि सांप दे दे भाग ले यहाँ से। और बाकीलाल की बदनसीबी की जल से तेजी से तैरने के कारण वो ऋषि के सांप को ना सुन पाया। चल बादशाह, इससे पहले कि वो ऋषि सांप दे दे भाग ले यहाँ से। हे। इसके वस्त्र क्या मछलियां ले गई या फिर कछुए? नंग धड़क भाई, नंग धड़क। हे। भाग बादशाह, मैं तेरी तरह कायर नहीं हूं जो भागा। मैं दौड़ता हूँ। हे। पर क्या ये ऐसे ही महल में जाएगा? पर मुझे क्या? इधर खोजा पैदल ही दौड़ता चला जा रहा था अपने राज्य की तरफ, राजा सनकी सिंह को उसने आविष्कार के विषय में बताने के लिए। आज तो घोड़ा भी नहीं मिल पाया, मगर मैं शाम तक सनकी को उस आविष्कार की सूचना देकर लौट आऊंगा। खोजा दरअसल विशालगढ़ के पड़ोसी राजा सनकी सिंह का गुप्तचर था, मगर पहले थोड़ी देर विश्राम कर लूं। कौन है दुष्ट जो आसन समझकर राक्षस ऋषि जलंधर की मुंडी पर पसर रहा है? आए, ये आवाज तो मेरे नीचे से आई है। ओह, क्षमा करे ऋषिवर, मैंने आपकी इस अवस्था में होने की कल्पना भी ना की थी। जमीन में गड़कर तपस्या करने के चक्कर में मेरे सिर में जुएं बहुत बढ़ गई है। और सिर में भी बहुत खारिश हो रही थी। कमबख्त, आज मेरी बीवी ने अभी तक नहीं आई जुए निकालने, मगर अब खुजली मिट गई, इसलिए मैं तुम पर क्रोधित नहीं हुआ, वरना मैं तुम्हारा हाथ जला देता। नोट, मगर तुम बहुत जल्दी में क्यों दिखाई पड़ रही हो? जल्दी बताओ क्या चक्कर है, वरना जीभ जला दूंगा। बताता हूँ। और खोजा तेरी फूक के आविष्कार के बारे में बताता चला गया, मगर वो अपना भेद छिपा गया था। खोजा के जाने के बाद, ओह, मेरी बीवी प्यारी आ गई। प्यारी, आज तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अजी, अब ज्यादा जुबान मत चलाओ। एक ही रात में पैदा हुए तुम्हारे 2 दर्जन बच्चों को संभालते हुए मेरे दिन रात गुजर जाते हैं। फिर तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं और तुम्हारे जुए भी निकालूं। मुझे तो तुमने जानवर ही समझ लिया है। 2 पल प्रेम भरी बातें भी करने को तरस जाती हूँ तुमसे। मजबूरी में मेरा मतलब पड़ोसन के घर चली जाती हूँ। भगवान, इन सब मुसीबतों से बचने के लिए ही मैंने भगवा वस्त्र धारण किए हैं। ही। मुझे तुम सबकी चिंता तो रहती ही है प्यारी, मगर अब तुम फिक्र मत करो। मुझे एक ऐसी चीज का पता चला है जिससे तुम और बच्चे मुझसे बात कर सकेंगे। तब तुम भी जी भरकर प्रेम भरी बातें कर देना। ही। मैं अपनी योग शक्ति से बाहर आ गया हूँ। क्या सच? ही। बिल्कुल सच। और अब किसी की क्या मजाल कि मुझे तेरी फू ना दे। अंग जला डालूंगा मैं उनके। अजीब, पर खाना तो खाते जाओ। ठीक है, वापस आकर ही खा लेना। इधर बाकेलाल जा पहुंचा नगर में। अरे, ये तो अपना बाकेलाल जी है। बाकेलाल जी, नदी में जाकर स्नान करना तो अच्छी बात है, मगर क्या वस्त्र शैतान बंदर उठा कर ले गए? ये तो मेरी ओर उपहास भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं? और ये घोड़ा मुझे छोटे रास्ते से महल पहुंचाने की बजाय नगर के लंबे रास्ते से क्यों होकर जा रहा है? मैं जानबूझकर बाकेलाल को नगर के रास्ते ले आया। आज तो बाकेलाल को पीठ से गिराने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये पीठ पर बैठा बैठा गिर जाएगा। हाँ, अरे, तुम किधर जा रहे हो? महल का रास्ता उधर है।
मुझे पता है वे चुपचाप बैठा रहा। दरअसल इधर कुआं है। ओह, तुम सुंदरिया देखनी ओह, तुझे सुंदरिया देखनी थी, आशिक कहीं का। अरे धन्नो, ये तो बाकेलाल है जिसके तू दिन रात सपने देखती रहती थी। हाय, मगर मैंने ये कल्पना तो ना की थी कि मेरे सपनों का राजकुमार ऐसे दिखता होगा। बूह। कमाल है, ये युवतियाँ भी मेरी ओर उपहास भरी निगाहों से देख रही है, जैसे मैं इन्हें वस्त्रहीन दिख रहा हूँ। अब चलता हूँ सीधे महल। ही ही ही। आज पहली बार जिंदगी का खूब मजा आया। हिन हिन हिन। एक बार फिर पलटकर बाकीलाल को देखता हूँ। ओह, ही 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 ही। जबकि इधर महल में प्रवेश द्वार पर मेरा नाम ऋषि जलंधर है। जाओ अपने महाराज को मेरा परिचय दो और कहो कि मुझे तेरी फूल चाहिए। ओह, ये तो राक्षस ऋषि है। ईश्वर, मुझे आपके आगमन का समाचार देने के लिए अंदर जाने की जरूरत है। अंदर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं यहीं से आपका समाचार महाराज को तेरी फूफा पर दे दूंगा। शायद आपको पता नहीं कि विशालगढ़ ने बहुत तरक्की कर ली है। ही 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 ही। ओह, तो ये है तेरी फू। महाराज, तेरी फू की फू। कोई ऋषि महाराज आए हैं, उन्हें तेरी फू चाहिए। बाकीलाल, ये तो कमाल की चीज है। मेरी फू की फू, उसे अंदर भेज दो। और फू और फिर क्षमा करे रिसीवर, आपको तेरी फोन नहीं मिल सकती क्योंकि यह राजकीय संपत्ति का हिस्सा बना दिया गया है। राक्षस ऋषि जलंधर को इनकार करने का अर्थ समझते हो? रिसीवर, कृपया नाराज ना हो। आपकी जिद राजकार्य में हस्तक्षेप समझी जाएगी, जो कि अपराध है। महामंत्री, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, क्यों ना इसे जलाकर इस पर छाले बना दूं? गुर्र। आह, महाराज बचाइए। महाराज, इस ऋषि को फौरन हिरासत में ले लेना चाहिए। मुझे तो ये ढोंग और पखंडी दिखता है। सेनापति, क्यों ना मेरी ओर संकेत करना, तेरा हाथ जला दूं। सैनिकों, ये तुमने क्या किया? मेरा हाथ बचाने के लिए तुमने अपना हाथ आगे कर दिया। प्रत्येक सैनिक को तुम सबसे सबक लेना चाहिए। सेनापति, आप खुद ने मेरे हाथ को अपने हाथ के आगे किया है। आह, मेरे हाथ पर बहुत जलन हो रही है महाराज। ऋषिवर, ये व्यवहार एक ऋषि को कतई शोभा नहीं देता। यह व्यवहार तो केवल राक्षसों को शोभा देता है। महारानी जी, तेरी फू को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और आपने मेरे लिए जो अपशब्द बोले हैं, मैं उसका दंड आपके उदर में जलन पैदा करके कर दूंगा। आह महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे उदर में अचानक अग्नि लग गई। जब क्रोध आया विक्रम सिंह को भी। राक्षस ऋषि जलंधर, अभी तक हम लिहाज कर रहे थे, मगर लगता है कि अब लगता है कि तुम्हें तुम्हारी करनी का दंड देना ही पड़ेगा। सैनिकों, पकड़ लो उस दुष्ट राक्षस को। ओह, लगता है विशालगढ़ के दिन पूरे हो गए हैं। हाय, मेरी नाक के बाल जल गए। हाय, मेरे कान की हड्डी जल गई। मेरी उंगली का नाखून जल गया। हाय, मर गया। हाय, मैं जल रहा हूँ। हा 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 हा। तुम में से जो कोई भी आगे बढ़ा, उसके हाथ पैर, नाक, मुंह, बाजू, घुटने, टांगे, उदर, छाती, कांख, उंगलियां, अंगूठे या कुल्ले में से कुछ भी जल जाएगा। महाराज, तेरी फू अब मैं खुद ले लूंगा। अगर किसी की हिम्मत है तो वो आ जाए सामने। मुझे माताश्री ने ऋषियों का आदर करना सिखाया है, इसलिए पत्थर सिर पर मारा है, वरना आंख फोड़ देता। दुष्ट बालक, तेरी उंगलियां जला दूंगा। आह, मर गया। राजकुमार, तुम्हें नीचे नहीं बैठना चाहिए। ही ही ही। देखता हूँ ऋषिवर कि आपकी शक्ति मुझे कैसे जलाती है। क्रोध से भरे राक्षस ऋषि ने पुनः उस पर किरणें फेंकी। इधर से चली मोहक्सी की गुलेल भी, और इस बार राक्षस ऋषि जलंधर की छोड़ी किरणें जा टकराई बाकेलाल से, जो कि अभी अभी वहां पहुंचा था। आह! और इसी के साथ राक्षस ऋषि की आंखों में भय दिखाई पड़ने लगा। बुरी तरह से चीख उठा वो। आह! मेरा पूरा शरीर जलने लगा। ये वस्त्रहीन बीच में कहां से आ गया? मेरी शक्ति वस्त्रहीन व्यक्ति से टकराकर मुझ पर ही वार करने लगती है। आह, बचाओ, मगर मैं वस्त्रहीन कहाँ हूँ? ये क्या चक्कर है बेटा बाके? ये तो कमाल हो गया। बाकेलाल के कारण हम सब संकट में फंसने से बच गए। अब मुझे उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से तप करना होगा। बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि राक्षस ऋषि को
राक्षस ऋषि को शक्ति वस्त्रहीन व्यक्ति से टकराकर वापस उसी पर प्रहार करती है और इसलिए तुम वस्त्रहीन अवस्था में ही राज दरबार में चले आए। और तभी वहां पहुंचे ऋषि क्रुधम। बाकेलाल, तुम्हारे कारण मेरे प्राण बच गए। अगर मैं सूर्य को नमस्कार करके वर प्राप्त कर लेता तो मछली की तरह जल में विचरण जरूर करता। उस नदी में एक भयानक जलचर आ गया था जो नदी की सारी मछलियों और जीवों को खा गया। अगर मैं नदी से ना निकल गया होता तो वो मुझे खा जाता। फुसफुसाहट। बाकेलाल, मैं अपना सांप वापस लेता हूँ। दरअसल अगर मैंने तुम्हें वस्त्रहीन दिखाने का सांप दिया था, मगर अब कुछ ही देर में तुम पर से सांप का असर समाप्त हो जाएगा। क्या? और फिर क्रुद्धम ऋषि के जाते ही, बाकेलाल लो वस्त्र दान करो। किंतु बाकेलाल, तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें कैसे पता चला कि राक्षस ऋषि की शक्ति वस्त्रहीन व्यक्ति से टकराकर। ओह, समझ गया, तुम्हें शिव जी की भविष्यवाणी हुई होगी। जी 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 हाँ महाराज, तभी तो मुझे थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अगर मुझे पता होता कि अपने वस्त्रहीन होने का और राक्षस ऋषि की शक्ति का, तो ऐसे मैं यहाँ आता ही क्यों। जबकि विक्रम सिंह ने लपक कर बाकेलाल को गले से लगा लिया और फिर, बाकेलाल, तुम तो हमारे महल के चांद हो। हाँ बाकेलाल, तुम तो मेरे माथे की बिंदिया हो। मोटे, तू चांद पर ग्रहण बनकर क्यों चमक रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब मैंने जिन योजनाओं का जाल पिछले दिनों बुना है उन्हें कार्य रूप देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार ही हूँ। क्योंकि मैं सुधरूंगा तो हूँ नहीं। बाकेलाल के मस्तिष्क में उभर रही थी अब और शैतानियाँ, जिसके लिए प्रतीक्षा कीजिए अगले अंकों की। तब तक के लिए ये कॉमिक्स समाप्त होती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इसको मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए।